दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है भारत की मिट्टियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी, लोअर पीसीएस व अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों जैसे उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान और एमपी पीसीएस द्वारा आयोजित परीक्षाओं के साथ भूगोल विषय से आयोजित की जाने वाली अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत की मिट्टियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में कौन लैटराइट मिट्टियों के लिए सही नहीं है? ऑप्शन है वे आर्द्र अपक्षालित प्रदेशों की मिट्टियां हैं, सही है। वे बहुत ही अपक्षालित मिट्टियां हैं, सही है। उनकी उर्वरता कम होती है, सही है। और उनमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये आपका सही नहीं है। दोस्तों, लैटराइट मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरिक अम्ल, पोटास, चूना और कार्बनिक तत्वों की कमी पाई जाती है। तो ये ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में कौन सा मृदा प्रारूप लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुर्वर होता जा रहा है? मरुस्थली बालू, जलोढ़, पाटजोलिक या लैटराइट? तो सही उत्तर लैटराइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, लैटराइट में लौह ऑक्साइड पाया जाता है और लैटराइट मृदा लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुर्वर होती जा रही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? बलुई दोमट, दोमट बालू, मटियार दोमट या फिर दोमट मिट्टी? तो सही उत्तर बलुई दोमट मृदा की। याद रखिएगा, दोमट बलुई मिट्टी या एलुवियल सैंड सॉइल की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है, क्योंकि इसके रवे भारी मात्रा में और बड़े होते हैं। अगला प्रश्न है, दोमट्टी या लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? बालू कण, चिकना कण, पांशु कण या सभी प्रकार के कण? तो सही उत्तर सभी प्रकार के कण। देखिए, सामान्यतः दोमट मिट्टी या लोम सॉइल में 40% बालू के कण, 40% मृत्तिका कण और 20% गाद के कण पाए जाते हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की कमी पाई जाती है वो है तांबा, लोहा, मैग्नीज या जस्ता? तो सही उत्तर जिंक यानी जस्ता। देखिए, भारतीय मृदाओं में ये जो सूक्ष्म तत्व हैं, इसमें जिंक या जस्ता की कमी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कण का व्यास 0.002 मिलीमीटर से कम होता है? मृत्तिका, गाद, महीन बालू या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर मृत्तिका। याद रखिएगा, मृत्तिका यानी क्ले का व्यास 0.002 मिलीमीटर से कम होता है। अगला प्रश्न और भी महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं। सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान कितना होना चाहिए आपको बताना है? 3, 4, 6 से 7 या 9 से 10? तो सही उत्तर 6 से 7 ऑप्शन सी। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिट्टी का पीएच मान कम होना मिट्टी की अम्लीयता को और पीएच मान अधिक होना मिट्टी की क्षारीयता को बताता है। सामान्य फसलें उगाने वाली मिट्टी का पीएच मान 6 से 7 के बीच होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, तेजाबी या अम्लीय मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए किसका उपयोग किया जा सकता है? लाइम, जिप्सम, कैल्शियम या वेजिटेबल कंपोस्ट का? तो सही उत्तर लाइम यानी चूना का। देखिए, तेजाबी या एसिडिक मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए सामान्यतः चूने का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? तो पीट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लैटराइट या लाल मिट्टी में किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? तो सही उत्तर जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी। ये जो मिट्टियों का समूह दिया गया है यहाँ पर ऑप्शन में, उसमें जलोढ़ मिट्टी में कार्बनिक तत्वों की अधिकता पाई जाती है। अगला प्रश्न है, मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का
पहाड़ी की तल की ओर गमन करना कहलाता है क्या? मृदा अपरदन, मृदा अवक्षेपण, नाइट्रोजन युक्त या ह्यूमस की कमी से ग्रस्त। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी की तल की ओर गमन करना क्या कहलाता है? तो उत्तर है मृदा अपरदन। आप देख सकते हैं गुरुत्वाकर्षण संचालित यह प्रक्रिया जिसमें ठोस या तलछट मिट्टी, पत्थर के टुकड़े इत्यादि ढाल की ओर गमन करते हैं, तो ये अपरदन कहलाती है। अगला है लोनी और क्षारीय मृदा का भारत में एक और नाम है। ऑप्शन है रेगुर, बंगर, कल्लर या खादर। तो इसमें से कौन सा नाम जो है लोनी और क्षारीय मृदा के लिए प्रयुक्त होता है भारत में? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पर क्या? ऑप्शन सी कल्लर। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि लोनी और क्षारीय मिट्टियाँ राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र राज्यों के शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इन अनुपजाऊ क्षेत्रों को रेह, कल्लर, ऊसर, राकर, धुर, कर्ल, चोपन आदि नामों से जाना जाता है। एक महत्वपूर्ण अध्ययन का विज्ञान है, पूछा गया है पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? भूमि का, खनिज का, चट्टान का या मृदा का? तो सही उत्तर पेट्रोलॉजी चट्टान का अध्ययन है। पेट्रोलॉजी को हिंदी में शैलिकी कहा जाता है। ये जियोलॉजी की एक शाखा है। इसके अंतर्गत चट्टानों की उत्पत्ति, संगठन, वितरण और संरचना का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है मृदा की लवणता मापी जाती है किससे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मृदा की लवणता चालकता मापी से मापी जाती है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। कथन है दक्षिणी ट्रैप की रेगुड़ मिट्टियाँ काली होती हैं, बिल्कुल सही है। उनमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होता है, ये आपका सही नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए सही किंतु आर गलत है। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। दक्कन ट्रैप की काली मिट्टी को रेगुर या रेगड़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ये कपास की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। इसमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थों यानी ह्यूमस की कमी पाई जाती है। तो यहाँ पर ए सही और आर गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कथन और कारण से ही संबंधित है। आप देखिए कि कथन है काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, बिल्कुल सही है। उनमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में होता है, ये आपका सही नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? ए सही परंतु आर गलत है। दोस्तों काली मिट्टी में जल धारण की तीव्र क्षमता पाई जाती है। ये भीगने पर ठोस और चिपचिपी हो जाती है, सूखने पर आकुंचित और ये दरार युक्त हो जाती है। इसलिए इसको स्वतः जुताई या स्वतः कृषि खेती कहा जाता है और ये मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। इस मिट्टी का रंग गहरा काला से हल्का काला होता है और सामान्यतः इसमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट की प्रचुरता पाई जाती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैव पदार्थों की इसमें कमी होती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है, आपको बताना है। यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं, इसमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है। काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है, सही है। क्रेप्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है, सही है। काली मिट्टी में आर्द्रता धारण करने की उच्च क्षमता होती है, बिल्कुल सही है। और काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, ये आपका सही नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों काली मिट्टी भारत के दक्कन पठार के लगभग 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाई जाती है। इसमें जल धारण करने की उच्च क्षमता होती है और इसमें लौहांश की मात्रा अधिक पाई जाती है। ये हिमालय क्षेत्र में नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न है भारत की लैटराइट मिट्टियों के बारे में कौन से कथन सही हैं और दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। वे साधारणतः लाल रंग की होती हैं, बिल्कुल सही है। वे नाइट्रोजन और पोटास से समृद्ध होती हैं, सही नहीं है। उनका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है, सही नहीं है। और इन मिट्टियों में टैपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर कथन
1 और 4 सही हैं, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, लैटराइट मिट्टी का लाल रंग लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। ये सामान्यतः लौह और एल्यूमिनियम में समृद्ध होती हैं, जबकि इसमें नाइट्रोजन, पोटास, चूना और जैविक पदार्थों की कमी होती है। ये कम उर्वरता वाली मिट्टियां हैं, लेकिन उर्वरकों के प्रयोग से इसमें कपास, चावल, रागी, गन्ना, दाल, कहवा, काजू आदि की कृषि होती है। इनका विकास केरल, महाराष्ट्र और मेघालय में पाया जाता है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है पश्चिम बंगाल की तुलना में आंध्र प्रदेश के शुद्ध रोपित क्षेत्र की उसके कुल क्षेत्रफल में प्रतिशतता कम है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही है। और अधिकांश आंध्र प्रदेश की मृदा मखरला लैटराइट प्रकार की है, तो ये सही नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कथन सही, लेकिन कारण गलत है। अगला प्रश्न है जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में नीचे दिए गए 4 कथनों में से सही कथन को चुनिए। देखिए 4 कथन हैं, इसमें 3 गलत हैं, 1 सही है, उसी को चुनना है। देखिए यह मिट्टी भारत के कुल भूभाग के करीब 14% हिस्से में पाई जाती है। इस मिट्टी में फास्फोरक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये मिट्टी रेह, धूर, चोपन जैसे नामों से जानी जाती है। ये मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है। तो जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में यहाँ पर आप देख सकते हैं केवल कथन बी सही है। इस मिट्टी में फास्फोरिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी में पोटास, फास्फोरिक एसिड, चूना और जैव पदार्थों की प्रचुरता पाई जाती है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण और भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो के अनुसार भारत के 33.5% भाग पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है और ये सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। अम्लीय मिट्टी को स्थानीय रूप से रेह, धूर, चोपन, ऊसर, कल्लर जैसे नामों से जाना जाता है, न कि जलोढ़ मृदा को। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है आपको। यहाँ पर मिट्टी और राज्यों का मिलान करना है। जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश में, काली मिट्टी महाराष्ट्र में, लाल मिट्टी आंध्र प्रदेश में और आप जानते हैं मरुस्थली मिट्टी राजस्थान में पाई जाती है। 2, 3, 4 और 1 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक है? एल्यूमिनियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन या फिर फास्फोरस? तो सही उत्तर कैल्शियम की। पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत जो मिट्टी है इसमें कैल्शियम के लवण यानी क्षारीय और लवणी प्रकार के हैं। इस क्षेत्र में कैल्शियम की अधिक मात्रा पाई जाती है। अगला प्रश्न है भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है? तो आप जानते हैं दोस्तों लाल मिट्टी का जो कलर है इसका कारण फेरिक ऑक्साइड या लौह के ऑक्साइड की विद्यमानता होती है। दोस्तों लाल मिट्टी का लाल रंग फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, लेकिन जल योजित रूप में इसमें जल मिल जाए तो ये पीली दिखाई देती है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये आपका सही नहीं है। हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छादित है, ये सही है। तो ए गलत परंतु आर सही, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस का अभाव है, जबकि हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छादित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथन ऊसर मिट्टी के संबंध में है और दिए गए कोड के आधार पर आपको बताना है कि कौन से कथन इसमें सही हैं। ऊसर मिट्टी, चूने का प्रयोग कर इसको सुधारा जा सकता है, सही नहीं है। इस मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक होता है, सही है। इस मिट्टी में धान की फसल उगाई जा सकती है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ कथन 2 और 3 आपके सही हैं। ऊसर मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक होता है। इस मिट्टी में जीवांश, नत्रजन और जिंक की भारी कमी होती है। इसके उपचार के लिए पायराइट, जिप्सम और ढैंचा की हरी खाद का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार की भूमि पर ऊसर सहनशील धान की प्रजाति जैसे नरेंद्र शंकर, ऊसर धान 1, ऊसर धान 2 आदि उगाया जाता है। और चूने का प्रयोग ऊसर मिट्टी के उपचार की जगह अम्लीय मिट्टी के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है मृदा का लवणी भवन मृदा में एकत्रित सिंचित जल के वाष्पीकृत होने से पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है।
सिंचित भूमि पर लवणी भवन का क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये फसलों के उत्पादन में अधिक वृद्धि लाता है, ये कुछ मृदाओं को अपारगम्य बना देता है, ये भौम जल स्तर को ऊपर लाता है, या ये मृदा के वायु आकाशों को जल से भर देता है। तो इसमें सही उत्तर है ये कुछ मृदाओं को अपारगम्य बना देता है। मृदा का लवणी भवन मृदा में एकत्रित सिंचित जल के वाष्पीकृत होने से पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है, और सिंचित भूमि पर लवणी भवन होने के कारण मृदाएं अपारगम्य होती हैं और इससे इनकी उत्पादकता पर विपरीत असर पड़ता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मृदा अपरदन प्रक्रियाओं यानी प्रोसेसेस ऑफ सॉइल इरोजन का सही क्रम क्या है, आपको बताना है। तो सबसे पहला है आस्फाल अपरदन, फिर परत अपरदन, फिर रिल अपरदन और सबसे लास्ट में अवनलिका अपरदन। दोस्तों, मृदा अपरदन प्रक्रियाओं में आस्फाल अपरदन वर्षा की बूंदों के मिट्टी पर आघात से है, परत अपरदन जब मिट्टी जल के साथ बहने लग जाती है, रिल अपरदन जब मिट्टी में छोटी छोटी कम गहरी नालियां बन जाती हैं, और अवनलिका या गली इरोजन जब रिल अपरदन की नालियां बड़ी और विस्तृत हो जाती हैं तो इसे अवनलिका अपरदन कहते हैं। इसके अलावा धारा चैनल या स्ट्रीम चैनल इरोजन भी, ये जल एक मोटी धारा के रूप में जब प्रवाहित होने लगता है और चैनल को तब तक अपरदित करता है जब तक कि वो स्थिर ढाल प्राप्त नहीं कर लेता है। तो ये जो है मृदा अपरदन की प्रक्रियाओं का सही क्रम है आस्फाल अपरदन, परत अपरदन, रिल अपरदन और अवनलिका अपरदन। अगला प्रश्न है, कृषि भूमि में किसके पौधे उगाने से भूमि का अपरदन अधिकतम तीव्रता से होता है? सोरघम, आलू, गेहूं या फिर क्लोवर? तो सही उत्तर सोरघम। आप देख सकते हैं कि विश्व वन्यजीव कोष के विश्लेषण के अनुसार सोरघम या ज्वार किसी अन्य फसल की तुलना में भूमि अपरदन के लिए अधिक उत्तरदायी है, जबकि क्लोवर से सबसे कम भूमि अपरदन होता है। अगला प्रश्न है, मृदा संरक्षण के संबंध में निम्नलिखित प्रचलित पद्धतियों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर पूछा गया है, इनके आधार पर कोड से बताना है कि भारत में मृदा संरक्षण के लिए कौन सी विधियाँ उपयुक्त समझी जाती हैं, आपको बताना है। देखिए, सस्यावर्तन या फसलों का हेरफेर बिल्कुल, बालू की बाढ़ सही नहीं है, वेदिका निर्माण या टेरेसिंग और वायुरोध। तो 1, 3, 4 आपके सही हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में लाल मिट्टी सामान्यतः कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? तो उत्तर है दक्षिणी पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में। आप जान लीजिए, लाल मिट्टी को सर्वग्राही समूह के नाम से जाना जाता है। इस मृदा में सिलिका और आयरन की बहुलता होती है और इसका विस्तार दक्षिणी पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में है। इसके तहत पश्चिमी तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, दक्षिणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा आदि क्षेत्र आते हैं। अगला प्रश्न है, किस मृदा को सर्वग्राही समूह के नाम से जाना जाता है? तो लाल मृदा। याद रखिएगा, लाल मृदा को सर्वग्राही समूह के नाम से जाना जाता है। इसमें फेरिक ऑक्साइड की अधिकता होती है जिसके कारण इसका रंग लाल होता है। अगला है, कौन सी मिट्टी प्रकृति में रेतीली और गुण में लवणीय होती है, आपको बताना है। तो सही उत्तर शुष्क मिट्टी। शुष्क मिट्टी प्राय रेतीली और लवणीय प्रकृति की होती है। अगला प्रश्न है, भारत का मृदा सर्वेक्षण किस वर्ष में मृदाओं के वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने के लिए स्थापित किया गया था? 1956, 1962, 1947 और 1950। तो सही उत्तर 1956 ऑप्शन ए। दोस्तों याद रखिएगा, भारत का मृदा सर्वेक्षण वर्ष 1956 में मृदाओं के वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने के लिए स्थापित किया गया था और इस विभाग ने दामोदर घाटी जैसे कुछ चुने हुए क्षेत्रों में मृदाओं का व्यापक अध्ययन किया था। अगला प्रश्न है, ग्लेशियल क्ले यानी मृदा और हिमोड़ के साथ सन्निहित अन्य सामग्रियों के मोटे जमाव को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है दुआर, करेवा, डंस या भाबर। तो सही उत्तर करेवा। करेवा अभिनूतन युग के सरोवरीय निक्षेप हैं। आप जान लीजिए, इसमें बालू, मृत्तिका, दोमट, गाद और गोलास में विद्यमान होते हैं। करेवा मिट्टी कश्मीर और भद्रवा की घाटियों में पाई जाती है। इसमें मुख्यतः केसर या जाफरान की खेती की जाती है।
अगला प्रश्न है, मृदा के किस हिस्से में खनिज पदार्थ, पोषक तत्वों और जल के साथ कार्बनिक पदार्थ समाविष्ट होते हैं? ऑप्शन है संस्तर बी यानी होरिजन बी, होरिजन सी, ए या फिर डी में। तो सही उत्तर संस्तर ए में। दोस्तों याद रखिएगा, जो होरिजन ए है इसमें खनिज पदार्थ, पोषक तत्वों और जल के साथ कार्बनिक पदार्थ समाविष्ट होते हैं, और इस स्तर में जो पोषक तत्व होते हैं वो कार्बनिक पदार्थ होते हैं। अधिकांश मिट्टी में 3 प्रमुख संस्तर ए, बी और सी होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जलोढ़ मृदा के बारे में सही नहीं है, आपको बताना है। महानदी गोदावरी और कृष्णा के डेल्टा जलोढ़ मृदा से बने हैं, बिल्कुल सही है। उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बने हैं, सही है। पुराने जलोढ़ को बांगर और नए जलोढ़ को खादर कहा जाता है, सही है। जलोढ़ मृदा हिमालयी क्षेत्र में पाई जाती है, ये आपका सही नहीं है। दोस्तों जलोढ़ मृदा पंजाब से असम तक विशाल मैदानी भागों के साथ नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी घाटियों में फैली हुई है। आप जान लीजिए कि जलोढ़ मृदा हिमालयी क्षेत्र में नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल होने का क्या कारण है, आपको बताना है। तो सही उत्तर फेरिक ऑक्साइड या लौह ऑक्साइड की मौजूदगी। भारत के कुछ भागों में मिट्टी का लाल रंग होने के कारण उस मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी है। लाल रंग की दिखने के कारण इसे लाल मिट्टी कहा जाता है। इसका निर्माण जलवायविक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप रवेदार और कायांतरिक सेलों के विघटन और वियोजन से होता है। अगला प्रश्न है, लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन है, इसका कारण क्या है, आपको बताना है। ऑप्शन है, इसकी जल धारण क्षमता कम होती है, ये अत्यधिक दूषित होती है, जैविक घटक इसके साथ मिश्रित नहीं होते, या ये लाल रंग की होती है। तो लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन है क्योंकि इसकी जल धारण क्षमता कम होती है। दोस्तों लाल मिट्टी सामान्य से लेकर भारी वर्षा वाली दशाओं में प्राचीन क्रिस्टलीय शैलों से निर्मित है। ये अपेक्षाकृत कम उपजाऊ होती है। इस मिट्टी की जल धारण क्षमता भी कम होती है, जिसके कारण सिंचाई की अधिक आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इस मिट्टी में खेती करना कठिन है। अगला प्रश्न है, कृषि प्रयोजन के लिए मिट्टी का कौन सा प्रकार बेहतर है? सैलाबी, लाल, काली या फिर पीट? तो सही उत्तर सैलाबी, ऑप्शन ए। सैलाबी मिट्टी, दोस्तों आप जान लीजिए कि सैलाबी मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ मृदा से होता है। ये अत्यंत उपजाऊ होती है, इसे खादर मिट्टी भी कहा जाता है। प्रत्येक वर्ष बाढ़ द्वारा लाई गई मिट्टियाँ कृषि प्रयोजन के लिए बेहतर होती हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ग्रेट उत्तरी समतल भूमि में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? कछार या एलुवियल मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी या लैटराइट मिट्टी? तो सही उत्तर कछार या एलुवियल मिट्टी। भारत के ग्रेट उत्तरी समतल भूमि में कछार यानी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इसमें रेत, गाद, मृत्तिका के 11 भिन्न भिन्न अनुपात पाए जाते हैं। अगला प्रश्न और भारत की मिट्टियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये आखिरी प्रश्न है कि सामान्य मिट्टी का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात लगभग कितना होता है? तो याद रखिएगा 10 और 1 का। यहाँ पर देखिए सामान्य मिट्टी का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात जो है ये 10 और 1 का होता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत की मिट्टियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2। इसमें हमने मिट्टी, उनकी विशेषताओं, उनके स्थानीय वितरण आदि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है। ये प्रश्न विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के साथ विभिन्न अध्यापक भर्ती परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ भूगोल के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। इन प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।